नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम चेन्नई में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी और विंबलडन टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव टूर्नामेंट से बाहर, नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉस्को में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करेंगे। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत और रूस के बीच 2020 से ही एक विशेष साझेदारी है जो कई भू राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच यह वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत और रूस के बीच सहयोग को नई गति देगा। वर्ष 2023-24 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेज वृद्धि देखी गई है और यह मुख्य रूप से ऊर्जा सहयोग के कारण $65 अरब तक पहुँच गया है। रूस से भारतीय आयात जहाँ $60 अरब के करीब है, वही निर्यात $4 अरब का है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस में भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। वे क्रेमलिन में सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और मॉस्को में प्रदर्शनी स्थल पर रोसाटॉम पवेलियन का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। जम्मू कश्मीर में कल जम्मू संभाग के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 5 घायल हो गए। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए बिलावर उपजिला अस्पताल ले जाया गया है। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज तिरुवनंतपुरम जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद श्री नड्डा की ये पहली केरल यात्रा है। श्री नड्डा तिरुवनंतपुरम में प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक और अन्य प्रमुख बैठकों में भाग लेंगे। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 1 सीट जीतकर केरल में पहली बार खाता खोला और उसके वोट प्रतिशत में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। अभिनेता सुरेश गोपी ने भाजपा के टिकट पर त्रिसूर लोकसभा सीट 72,000 से अधिक वोटों से जीती। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठनात्मक नजरिए से श्री नड्डा का ये दौरा अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले लोगों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। निर्वाचन आयोग ने पार्टी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और धारा 29C के तहत किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वेच्छा से चंदे के रूप में दी जाने वाली राशि को स्वीकार करने के लिए अधिकृत किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने प्रसारण और केबल सेवाओं तथा रिलीज के लिए नियामक ढांचे में संशोधन को अधिसूचित किया है। ट्राई ने नेटवर्क क्षमता शुल्क 200 चैनलों के लिए ₹130 और 200 से अधिक चैनलों के लिए ₹160 की NCF सीमा हटा दी है। शुल्क अब बाजार द्वारा संचालित होगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियामक ने कहा है कि सभी शुल्कों को सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए और उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इन संशोधनों का प्राथमिक उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना और नियामक प्रावधानों को सरल बनाकर कारोबार में आसानी को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन
एफपीओ के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 8,800 एफपीओ स्थापित किए गए हैं। ये संगठन किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनके लिए बेहतर प्रौद्योगिकी, ऋण और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। कल दिल्ली हाट में एफपीओ मेले का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है कि ग्राहकों को सस्ती कीमत पर उत्पाद मिले और किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और अच्छी कीमत प्राप्त हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एक कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। गाचीबोवली स्थित इंजीनियर स्टाफ कॉलेज के दौरे के बाद श्री रेड्डी ने अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं को विधानसभा सत्र से पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय पर प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्ताव प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज के परिसर में ही की जाएगी, क्योंकि ये सभी आईटी कंपनियों और उद्योगों के करीब है। पूर्वी नौसेना ने कल विशाखापट्टनम के समुद्री संदर्भ पुस्तकालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रयासों के तहत ये कदम उठाया गया है। इस केंद्र में नौसेना कर्मियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से जुड़े अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति का लाभ उठा सकें। इस पहल का उद्देश्य सेना के सभी क्षेत्रों में ज्ञान, अनुभव और उसके प्रयोग को बढ़ावा देना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 6 जिलों के 200 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें अधिकतर तराई क्षेत्र के हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की बाढ़ बटालियन की टीमें तैनात की गई हैं। पीलीभीत में फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना को लगाया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पीलीभीत, लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिलों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से श्रावस्ती में 44,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि लखीमपुर जिले में करीब 30,000 लोगों की आबादी इससे प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में बांधों से पानी छोड़े जाने से तराई के इलाकों में हालात खराब हो गए हैं और यहां बहने वाली लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। देर रात तक बचाव अभियान चलाने के अलावा प्रशासन ने लोगों की मदद के लिए बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं और सामुदायिक रसोई के जरिए उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। राज्य की बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन 27 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने कल 218 लोगों को बचाया। राज्य भर में 91 राजस्व मंडलों के 3,100 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 49,000 हेक्टेयर से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचा है। ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सभी सहायक नदियां खतरे के स्तर से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ के कारण कल 127 सड़कों और 2 पुलों के अलावा अन्य बुनियादी ढांचों को भी नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने 245 राहत शिविरों और 298 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। 53,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। अमीनुल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल के ऊंचाई वाले इलाकों, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 12 जुलाई तक तेज बारिश की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और ओडिशा में अगले 4 दिन हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा, कोंकण, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में 12 जुलाई तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। केरल, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अगले 4 दिन हल्की से लेकर सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। इस बीच मुंबई सहित राज्य के कई जिलों में कल तेज बारिश हुई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और बुल्ढाना जिलों के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मानसून की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आज मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर जिलों के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड की निदेशक डॉक्टर पूजा रोडेल ने जानकारी दी कि मुंबई विश्वविद्यालय ने मंगलवार को होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मुंबई में खराब मौसम के कारण कई उड़ानें डाइवर्ट की गई और लगभग 50 उड़ानें रद्द कर दी गई है। भावना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए 5,433 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए आज सुबह रवाना हुआ। जत्थे में 4,203 पुरुष, 1,117 महिलाएं, 18 बच्चे, 83 साधु और 12 साध्वियां शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 29 जून को कश्मीर घाटी में बालतल, सोनमर्ग और नुनोन पहलगाम के 2 मार्गों से यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 10 दिनों के दौरान 2,07,016 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा में भगवान शिव के दर्शन किए। कल 24,879 तीर्थ यात्रियों ने हिमालय की पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए। तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है क्योंकि प्रतिदिन हजारों यात्री दोनों मार्गों के साथ साथ विशेष हेलीकॉप्टर सेवाओं के माध्यम से पवित्र गुफा पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने इस वर्ष श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वार्सा में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता आज से वॉशिंगटन में होने वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन की शुरुआत से एक दिन पहले हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्षा सहयोग और यूक्रेनी सुरक्षा बलों की आवश्यकताएं उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकताएं हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने 4 बार के ओलंपियन और 2012 ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के कांस्य पदक विजेता गगन नारंग को 26 जुलाई से शुरू हो रहे 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नामित किया है। वे एमसी मैरीकॉम की जगह लेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम 2020 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में 13वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से हारकर विंबलडन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। एक अन्य मुकाबले में 7 बार के चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 15वीं वरीयता प्राप्त डेनिश खिलाड़ी होल्गर रून को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद विशाल। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज के सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका ने शीर्ष न्यायालय की टिप्पणी को दिया है, पेपर लीक तो हुआ है, इसके दायरे से तय होगा दोबारा परीक्षा हो या नहीं। केंद्र एनटीए और सीबीआई से 10 जुलाई तक मांगी हलफनामे। वहीं दैनिक भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल को दिया है, क्या नीट क्लीन है? फीस नहीं लौटाने वाले कॉलेजों की मान्यता अब होगी निरस्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों पर सख्त नीति अपनाई। रुक जाएगा अनुदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की आधिकारिक यात्रा भी अखबारों की सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, मॉस्को में हुआ पीएम मोदी का भव्य स्वागत। अदालत की बजाय अब थाने में बैठकर गवाही दे सकेंगे। हिन्दुस्तान लिखता है, नए कानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने लिया निर्णय, सभी थानों और वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बनेंगे। अब दिल्ली मेट्रो में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जलवा देखने को मिलेगा। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली मेट्रो के एमडी के हवाले से लिखा है, यात्रियों की संख्या देखकर कोच कम या ज्यादा करेगा एआई।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित होगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सेना के 5 जवान वीरगति को प्राप्त। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मध्य, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम चेन्नई में श्रृंखला के तीसरे और अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। और विंबलडन टेनिस में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव टूर्नामेंट से बाहर, नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।